हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कोशिका यानी सेल। और इसमें जितना भी हमें चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ना था सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में इस चैप्टर के लगभग 40-45 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इस चैप्टर से कौन कौन से प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है एग्जाम में क्रिएट होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है जो बड़ा आसान है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो ये आप सबको पता है कि जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। तो देखिए, हम आपको बताएं कि रियल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लेकिन जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत है, मतलब उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑप्शन देना जरूरी है, हमको उस क्वेश्चन में हम ऑप्शन देंगे। लेकिन जिसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है वो आपको इसी प्रकार से समझना है, विदाउट ऑप्शन का। हालांकि एग्जाम में ऑप्शन आएगा जरूर। अब इसके बाद पूछा जा रहा है फादर ऑफ बॉटनी यानी बॉटनी के वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु और बॉटनी के जो फादर हैं इनका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ये जो है ये बॉटनी के फादर है, यानी जो है क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान के ये पिता हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो देखिए फादर ऑफ जूलॉजी जो है ये भी अरस्तु ही है, यानी अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पूछा जा रहा है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो हम लोग पूरा कहानी पढ़ लिया है कोशिका का। कोशिका को ही जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। फिर कहा जा रहा है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला पागल नहीं है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन में कोशिका विज्ञान दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसका इंग्लिश नाम याद रखना है। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि कोशिका के बारे में जिस साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कोशिका शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। तो देखिए, इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। और यही रीजन है कि रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। यानी जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने कोशिका का खोज किया था, कोशिका का आविष्कार किया था, इसलिए इनको कहा जाता है साइटोलॉजी के जनक। और कोशिका को सबसे पहले इन्होंने देखा भी था। देखिए, क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। पूछेगा कोशिका शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। पूछेगा कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक। सूक्ष्मदर्शी का निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, साधारण माइक्रोस्कोप, और उसकी सहायता से इन्होंने कोशिका को देखा था। अब इसके बाद आगे चले तो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है जिसके सहायता से बैक्टीरिया वगैरह को देखा गया, उसका खोज किए थे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब इसके बाद कहा जा रहा है कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मतलब जो सेल थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, तो आपको याद रखना स्वान और स्लाइडेन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्वान और स्लाइडेन। ठीक है, और आगे चलें तो इसके बाद कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, यानी मेढक जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है, और वैसे मेढक बहुकोशिकीय जीव है। आगे चले तो कहा जा रहा है कि अमीबा का आकार कैसा होता है। तो अमीबा जो है किसी भी रूप में बदल जाता है, कभी वृत्ताकार है तो कब आयताकार हो जाएगा, कब तारा के आकार का हो जाएगा। तो ये किसी भी शेप में अपने आप को बदल सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, तो जो स्लीपर पहनते हैं हम लोग हवाई चप्पल के जैसी जो है पैरामीशियम की आकृति होती है। सबसे लंबी आयु तक, उम्र तक, अवधि तक जीवित रहने वाला एक कोशिकीय जीव कौन है। तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये सबसे लंबी आयु तक जीवित रहता है, ये लगभग 20 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। आपके मन में अरे सर कछुआ तो 150 साल तक भी जीवित रह जाता है भाई। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव की बात कर रहे हैं ना, हम बहुकोशिकीय जीव की बात नहीं कर रहे हैं। एक कोशिकीय जीव जो सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहता है उसका आंसर होगा यूग्लिना। अब सोचिए कि एक ही कोशिका, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका के माध्यम से पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सारा काम एक ही से होता है, और इसके बावजूद भी ये 20 साल तक जीवित रह जाता है।
एक बहुत बड़ी बात है। तो एक सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला जीव कौन है? एक कोशिकीय जीव यूग्लिना। पूछा गया है सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। ये सबसे छोटी कोशिका है। और इसका एक और नाम है, ये जो सबसे छोटी कोशिका है ना, इसका एक और नाम है, इसको प्लूरोन्यूमोनिया भी आप कह सकते हैं सबसे छोटी कोशिका को। तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बोलिए या प्लूरोन्यूमोनिया बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। अब इसके बाद कहा जा रहा सबसे बड़ी कोशिका कौन है भाई? तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग जो होता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग, ये जो है सबसे बड़ी कोशिका है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा मानव शरीर की यानी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहीं बोला है, सबसे लंबी कोशिका कौन है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। कौन होता है? तंत्रिका कोशिका। देखिए तंत्रिका कोशिका का एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसको न्यूरॉन भी आप कह सकते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए इसका आंसर होगा अंडाणु जो होता है उसको बोलते हैं, अंडाणु को इंग्लिश में ओवम कहा जाता है। और ये अंडाणु एक ऐसा सेल है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, और ये केवल फीमेल्स में होता है, ओनली फीमेल्स, केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। फिर इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो फिर इसका आंसर होगा शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है, ओनली मेल्स में पाया जाता है। तो ये 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग समझे। और आइए कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो देखिए कोशिका झिल्ली, हाँ जी ये दोनों में होता ही है कोशिका झिल्ली। राइबोसोम, तो राइबोसोम आपको बताया था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है जो दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में पाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में, तो देखिए लवक और कोशिका भित्ति ये तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी काय और रसधानी ये दोनों कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, जी लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दो ऐसे कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं होता है। राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। लवक पाए जाते हैं, लवक यानी प्लास्टिड, तो लवक जो होता है ना ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक ये जंतुओं में नहीं होता है, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। 20 नंबर का आ रहा है कोशिका भित्ति किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको बताया था कोशिका भित्ति बड़ा कड़ा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, कोशिका झिल्ली लचीला और मुलायम होता है। तो ये जो कोशिका भित्ति है ना एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बना हुआ रहता है जिसका नाम है सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है, ये याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के दरबान का काम। तो हम आपको बताए थे जैसे मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य क्यों कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने से होकर बहुत कम पदार्थ को इंटर करने देता है, सारे पदार्थ को ये होकर प्रवेश नहीं करने देता है। तो यही ना दरबान का काम है। दरबान माने गेट कीपर, गेट कीपर का क्या काम है कि तुम आओ तुम मत आओ, मतलब सिलेक्टेड व्यक्ति को आने देगा। तो यही रीजन है कि कोशिका का दरबान का कार्य कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली भी अर्ध पारगम्य होता है जो कुछ ही पदार्थ को आने देता है, कोशिका झिल्ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो ये आपको हम बताए थे कि राइबोसोम जो होता है जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। किस कोशिकांग को अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय का काम है प्रोटीन को, जल को या अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थों को वो पूरे कोशिका में घुमाते रहता है, माने यातायात का काम करता है। तो इसलिए गोल्जी काय को, जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं अणुओं का यातायात प्रबंधक, यानी डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो है इसको कहा जाता है। फिर कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का भंडार गृह माने स्टोर हाउस ऑफ सेल।
कोशिका में वो कौन सा मतलब कोशिकांग है जिसमें बहुत सारे पदार्थ स्टोर होकर रहता है, जमा होकर, जल होगा, प्रोटीन होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होगा, वो सब वहाँ पे स्टोर होकर रहता है। तो इसका आंसर होगा रसधानी। रसधानी में यानी वैक्यूल्स में सारे कोशिकांग बहुत सारे पदार्थ जो है उसमें एकत्रित होकर रहता है। कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो हम आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय एंजाइम पाए जाते हैं, कोशिकीय श्वसन के एंजाइम, जहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वहाँ अधिक मात्रा में एनर्जी क्रिएट होता है और एनर्जी को संचित रखने का काम भी करता है, इसलिए उसको कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद कहा जा रहा है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसको कहते हैं? तो देखिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। जो लाइसोसोम है ना, इसको आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो 26वां क्वेश्चन क्लियर। अब आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो फिर इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य। आप सबको पता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अंदर उपस्थित जो गोलाकार रचना होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी उसको केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किस प्रकार के किस पदार्थ से बना होता है? तो देखिए राइबोसोम दो पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है आरएनए। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद कहा जा रहा है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो हम इसको कह सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सजीवों के जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य ही है? तो इसका आंसर होगा पुरकिंजे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है पुरकिंजे, उन्होंने इस बात को कहा था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? तो देखिए लवक पौधों में 3 गो पाया जाता है, जिसमें हरित लवक जो होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद कह रहा है कि किस लवक के उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है? तो इसका भी आंसर होगा हरित लवक। नाम से स्पष्ट है कि हरित लवक जो है ये उपस्थित रहेगा तो पत्तियों का रंग हरा भरा दिखाई देगा। कौन सा लवक फलों, फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है? इसका आंसर होगा वर्णी लवक। वर्णी लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाता है क्रोमोप्लास्ट, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कहा जा रहा है सबसे कम क्रोमोसोम किस जीव में होता है? तो इसका आंसर होगा केंचुआ। सबसे कम क्रोमोसोम जो है केंचुआ में पाया जाता है, मात्र 1 जोड़ा, केवल 1 जोड़ा होता है, यानी केवल 2 क्रोमोसोम इसमें होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस जीव में पाया जाता है? तो फिर इसका आंसर होगा फर्न। एक विशेष प्रकार का पौधा है जो टेरिडोफाइटा जगत में आता है। आपको तीसरा चैप्टर जब 9 क्लास का पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि टेरिडोफाइटा का मतलब क्या है। टेरिडोफाइटा जगत में एक पौधा आता है जिसका नाम है फर्न। फर्न में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम इसी में होता है, 750 जोड़ा लगभग। आगे चले तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर होगा 23 पेयर्स। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी 46 गो टोटल। 46 गो टोटल हो गया। और इस 23 जोड़ा क्रोमोसोम में जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, इस 22 जोड़ा क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं। और बाकी का जो 1 जोड़ा क्रोमोसोम बच रहा है, 1 जोड़ा क्रोमोसोम, इसको कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। तो इसको भी याद रखना है। बाकी 1 जोड़ा क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा टेलोमियर। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं। फिर कह रहा है किस कोशिका में विकसित तथा सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है? वह कौन सा कोशिका है जिसमें विकसित और सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि प्रोकैरियोटिक आद्य सेल होता है, इसमें विकसित और सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। अब प्रोकैरियोटिक शब्द का उत्पत्ति ये हुआ है 2 शब्द के मिलने से, एक प्रो और दूसरा कैरियोट। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन, जो
माने पूरी तरह से विकसित नहीं हो, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक इसका आंसर होगा। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक वगैरह, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के शरीर में सामान्यतः कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो 40 क्वेश्चन क्लियर किए और 5 क्वेश्चन बचा है, तो आइए उसको भी समझते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि क्या होता है जब कोशिका को अल्प पराश्रय विलयन में रखा जाता है। तो हम आपको बताए थे कि जब अल्प पराश्रय विलयन में आप रखेंगे ना, तो उस स्थिति में कोशिका जो होता है ना वो फूल जाती है। कोशिका क्या हो जाता है, कोशिका फूल जाती है। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है क्या होता है जब कोशिका को समपराश्रय विलयन में रखा जाता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब समपराश्रय विलयन में रखते हैं तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित जो है कोशिका रह जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब कोशिका को अति पराश्रय विलयन में रखा जाता है, तो फिर इसका आंसर होगा कि कोशिका जो होती है सिकुड़ जाती है। क्या लिखेंगे हम, सिकुड़ जाती है। फिर पूछा जा रहा है कि पौधों के पत्तियों से जलवाष्प का वायुमंडल में मिल जाना, ये क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन जो है इसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका आंसर होगा 0.03%। आप और भी कुछ चीज़ याद रखेंगे, नाइट्रोजन अगर एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया रहता तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है 78%, 78%। और अगर ऑक्सीजन पूछा गया रहता कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 21%, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। तो आज के वीडियो में हम आपको 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए 9 क्लास के बायोलॉजी के पहले चैप्टर से। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।